हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करेंगे हिंदी में। कल हमने इसका फर्स्ट चैप्टर किया था, आज हम इसका सेकंड चैप्टर करेंगे और हम रेगुलर हर एक चैप्टर इनका करेंगे, इसको हम कंप्लीट करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जाता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को सही आकार में दिखाया जाता है। तो देखिए, ये जो है ग्लोब का चित्र है, इसको इस प्रकार से घुमाया जाता है। और ग्लोब कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ग्लोब को घुमाया जाता है। ये अक्ष पर ये बीच में सुई बनी होती है। एक मिनट, हम आपको सही तरह से दिखाते हैं। ये देखिए, ये सुई बनी होती है और ये जो है एक काल्पनिक होती है। ये सुई जो है काल्पनिक होती है। तो ग्लोब इसमें बताया गया, ग्लोब जो है कई प्रकार के होते हैं। छोटे ग्लोब, बड़े ग्लोब, कुछ ग्लोब जो है जेब में रखे जाते हैं। इस प्रकार से ग्लोब कई प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। अभी हमने आपको दिखाया था ना, अक्ष किसे कहते हैं? जब सुई एक झुकी हुई अवस्था में होती है तो उसे ग्लोब कहते हैं। देखिए, उसे अक्ष कहते हैं। देखिए, ये सुई, इसको बोलते हैं अक्ष। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जैसे मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कि ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। तो ये जो है सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इस काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? विषुवतीय वृत्त। देखिए, ये जो रेखा है ना, एक मिनट, ये रेखा जो है ये विषुवतीय वृत्त है। ये काल्पनिक रेखा, ये इसको दो बराबर भागों में बांटती है। इसके इस ऊपर वाले भाग को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ये ऊपर उत्तरी ध्रुव है, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है। और ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके 23.5 डिग्री अक्षांश में जो है कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जो है मकर रेखा है। और 66.5 डिग्री से ऊपर से नीचे शीतोष्ण कटिबंध है, ये यहाँ का एरिया, और ये भी शीतोष्ण कटिबंध है। और इस 66.5 से आगे 90 डिग्री तक जो है शीत कटिबंध है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे नहीं जाती। इसको हम आगे पढ़ेंगे, आपको हम आगे समझा देंगे। तो ये विषुवतीय व्रत है। हमने आपको बताया कि ये जो है, ये रेखा जो है ये विषुवतीय व्रत है। पृथ्वी के उत्तर स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवतीय व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है तथा यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवतीय व्रत से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। तो ये जो रेखाएं होती है ना, इनको अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। ये जो है समानांतर होती हैं और ध्रुवों की तरफ इनका आकार छोटा होता जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। विषुवतीय व्रत शून्य अंश को दर्शाती है। तो इस ये जो रेखा है ना, ये जो है शून्य अंश को दर्शाती है, शून्य को। चूंकि विषुवतीय व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के व्रत का 1/4 है। इसका माप होगा 366 डिग्री अंश का 1/4, यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ये दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव को, ये है उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और ये है इधर है दक्षिणी ध्रुव।
इस प्रकार विषुवतीय वृत्त के उत्तर में सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो विषुवतीय वृत्त के जो उत्तर में होंगे, मतलब जो ऊपर की तरफ होंगी ना ये रेखाएं, इनको क्या कहा जाता है? उत्तरी अक्षांश। और इसके जो दक्षिण में नीचे की ओर जो थी ना, उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता। तो ये उत्तरी हो गए, ये दक्षिणी हो गए, प्रत्येक अक्षांश के साथ जो इनको लिखा जाता है। सामान्यतः उत्तरी दक्षिणी अंश में व्यक्त किया जाता। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टो दोनों ही एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवतीय वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टो विषुववृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित हैं। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। तो ये जो होते हैं ना अक्षांश 20 डिग्री, ये उत्तरी में उत्तर और दक्षिण ध्रुव को अलग अलग दर्शाते हैं। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवतीय वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों। देखिए जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे ना और यहाँ से नीचे की ओर आएंगे, अक्षांशों का आकार जो है छोटा होता जाएगा और यहाँ पर अक्षांशों का आकार जो है लंबा होता है। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ और आगे भी आपको डिटेल में बता। देखिए पहले मैं आपको इस चित्र के बारे में समझा देती हूँ। देखिए ये है विषुवतीय वृत्त, ये है हमारी कर्क रेखा, ये है हमारी मकर रेखा, और इन दोनों के बीच का जो एरिया है ना, ये है उष्णकटिबंध। ये पूरा एरिया उष्णकटिबंध है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर जाते जाते सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, जिस कारण से यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध का एरिया है। ये दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध है और ये जो है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, और ये उत्तरी शीत कटिबंध है, ये दक्षिणी शीत कटिबंध है। ये कर्क रेखा जो है 23 डिग्री दक्षिण में स्थित है और मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, और ये 66.5 डिग्री पर ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुववर्त 66.5 डिग्री उत्तर में और दक्षिणी ध्रुववर्त 66.5 डिग्री दक्षिण में है। अब इनके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए अब जो ये जो चित्र में हमने इस चित्र में पूरे में हमने पढ़ा ना, इसका वर्णन आगे दिया गया, ये हम आपको समझा देंगे। जो मैंने आपको ये समझाया है ना, यही बात इसमें लिखी हुई है, ये मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं विषुवतीय वृत्त 0 डिग्री और उत्तरी ध्रुववर्त 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुववर्त 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, देखो मैंने आपको ये पहले ही बता दी है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री में। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री में। विषुवतीय वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुववर्त, विषुवतीय वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुववर्त। तो अब पृथ्वी के ताप कटिबंधन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दी है, उस चित्र में से देख के मैंने आपको समझा दी थी। कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सिर के जो है बिल्कुल जैसे ये सिर है इसके बिल्कुल ऊपर होता है सूर्य। इसलिए इस अक्षेत्र में जो है सबसे अधिक, अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो सीधी बात है कि वहाँ गर्मी तो होगी, इसीलिए वहाँ पर ऊष्मा जो है अधिक होती है, और इस एरिया को हम क्या कहेंगे? उष्णकटिबंध, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा में मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी जाएंगी। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले अक्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? इसे जो है शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए जो ये है शीत कटिबंध कहलाएंगे। देखिए मैं आपको एक बार फिर से दोबारा दिखा देती हूँ, और मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ। ये जो है शीतोष्ण उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, और ये जो है शीत कटिबंध है दक्षिणी, ये उत्तरी शीत कटिबंध है, और ये जो है ये पूरा जो है उष्ण कटिबंध है। ये विषुवतीय रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ये कर्क रेखा मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर दक्षिण में है,
और ये उत्तरी ध्रुव 66.5 उत्तरी और दक्षिण में है, दक्षिण ध्रुव दक्षिण में है। चलो हम अब आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अब हम देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अक्षांश रेखाएं तो कैसे होती थी, ऐसे, और ये जो है एक दूसरे के समानांतर होती थी। लेकिन देशांतर रेखाएं ये कौन सी हैं, ये देशांतर रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, लेकिन इनकी लंबाई जो बराबर होती हैं। उनकी लंबाई बराबर नहीं होती थी, वे ध्रुवों की तरह तो छोटी होती थी और बीच में उनकी लंबाई ज़्यादा होती थी, लेकिन इनकी लंबाई जो है बराबर होती है। लेकिन ये ध्रुव पर एक बिंदु ध्रुव पर जाकर मिलती हैं सारी की सारी, और ये समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है ना, इसको याद रखना फ्रेंड्स, वो समानांतर होती हैं, ये समानांतर नहीं होती हैं। अब ये जो दिखाया गया हम इसको पढ़ेंगे। देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मोरिसन द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा से पश्चिम या पूर्व की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। एक मिनट, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त होते हैं और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलते हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को जो है प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। तो प्रमुख यामोत्तर कौन सा है, ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहाँ स्थित है, ग्रीनिच में, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, तो उस जगह को जो क्या कहेंगे हम, प्रमुख यामोत्तर है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के दोनों समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षांश पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षांश पश्चिम का उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब एवं अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं। रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो, ये इस चित्र में दिखाई गई है। देखिए इस चित्र में दिखाई गई है, ये अक्षांश रेखाएं हैं ये, और ये जो है देशांतर रेखाएं हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले 37 तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा 37 रेखाओं को क ख ग घ से अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं 37 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ ब स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतरों एवं 37 रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। अब ये जो हम महासागर हैं, प्रशांत महासागर ये यहाँ से लेकर ये हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है उधर भी फैला हुआ, देखिए ये देखिए ये भी प्रशांत महासागर है, और ये जो है अटलांटिक महासागर है। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, तो स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती हैं। ग्रीनिच पर प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा
तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार अब जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 = 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच संख्या से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तरों पर स्थित स्थान को स्थानीय राज्य में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग में से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना जाता है। तो भारत का मानक यामोत्तर कितना है? 82.5 डिग्री पूर्व। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र और आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे शुरू होगा, अर्थात अपराह्न 2 बजे अपराह्न, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड और भारत के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समूह को अपनाया गया। कितने मानक समूह को? 11 मानक समूह को। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये चैप्टर इतना ही था। अब हम इनके जो है ये कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? प्रमुख यामोत्तर का मान है 0 डिग्री। ये मैंने आपको बताया था। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के नज़दीक। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 180। दक्षिण ध्रुववर्त स्थित कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी ध्रुव कहाँ होंगे? उत्तरी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड है अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाओं को। अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं? समानांतर रेखाएं। अब हम इसके ये खाली स्थान भी आपको बताएंगे। मकर रेखा कितने पर स्थित है? 23.5 डिग्री साउथ में है। और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। भारत का मानक यामोत्तर समय 82 डिग्री पूर्व है। हाँ, यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। उत्तर ध्रुववर्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ठीक है।